नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज इस समय हम देश में चल रहे तमाम मुद्दों को खंगालने की कोशिश करते हैं और उन मुद्दों, उन बातों का क्या कुछ सियासी असर आने वाली दिनों में होगा, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आइए जरा देखते हैं आज क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। 100 दिनों की सरकार में क्या बदल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पद के कद का है असर या नई इबारत लिखने की है कोशिश? और कांग्रेस में राहुल गांधी के विरोधी और समर्थक आए आमने सामने। चलिए, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। 100 दिन की सरकार में क्या बदल गए हैं मोदी? क्या ये मोदी वही मोदी है जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे? क्या ये मोदी वही मोदी हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे? या फिर मोदी अब बदल गए हैं? मोदी पद की गरिमा के हिसाब से बदल गए हैं? मोदी का देखने का तरीका क्या बदल गया है? इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरे एजेंडे पर भी जाएंगे। आज के हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ इस समय अवनी रॉय जी जुड़ चुके हैं, नेता आरएसपी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनीस दुर्रानी साहब, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। हमारे साथ मिथिलेश यादव जी हैं, नेता जेडीयू के। और हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के दौरान की भारतीय जनता पार्टी का भी व्यू जो है इस कार्यक्रम के दौरान लिया जाता है। लेकिन इस बीच जरा आखिर में क्या कुछ बदला है, किस तरीके से मोदी बदले हैं, जरा उस पर हमने एक खास छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। उस पर पहले नजर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भारत में कई सरकारें बनी, सरकारों के कई मुखिया बने, देश की बागडोर कई प्रधानमंत्रियों ने संभाली। कुछ येन केन प्रकारेण बने तो किसी को एक्सीडेंटल पीएम तक कहा गया। लेकिन 30 साल बाद 26 मई को देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इस गैर कांग्रेसी सरकार का मुखिया बना एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी छवि सबसे आक्रामक और ध्रुवीकरण कराने वाले नेता की थी, जिसको रोकने के लिए सब लामबंद हो गए लेकिन रोक नहीं पाए। साम दाम दंड भेद के जरिए सत्ता हासिल करने के भी आरोप लगे, लेकिन तमाम अड़चनों और कड़े विरोधों के बावजूद मोदी देश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने में सफल हुए, वो भी अपार जन समर्थन से। पीएम डेजिग्नेट बनते ही मोदी विरोध और विवाद को छोड़कर संवाद की राह पकड़ ली। 26 मई को शपथ ग्रहण में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाने, खासतौर से पाक पीएम के शामिल होने से मोदी की नीति साफ हो गई। पीएम के इस कदम ने समर्थकों के साथ विरोधियों के पास भी सराहना करने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा। सत्ता के पहले 100 दिनों में देश की सियासत के सबसे विवादित चेहरे ने खुद को भारत के पीएम की छवि में गढ़ने में झोंक दिया। पीएम पद की रेस में अपने बोल से विरोधियों को चित करने वाले मोदी बतौर पीएम लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में पिछली सरकारों का शुक्रिया करते नजर आए। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से विकास का विजन दिया तो बंटवारे की सियासत पर अगले 10 वर्षों के लिए रोक लगाने की अपील भी की। विरोध और विवादों की सियासत को पीछे छोड़ पीएम मोदी निकल पड़े दुनिया के सामने सबसे बड़े प्रजातंत्र के मुखिया की ऐसी छवि बनाने में जो मजबूत, निर्णायक और देश को आगे ले जाने वाली हो और भारत के खोए विश्वगुरु के गौरव को दोबारा स्थापित करने में सक्षम हो। मोदी के विरोधियों और समर्थकों की अलग राय और राग है, लेकिन सवाल उठता है कि पीएम के सांचे में खुद को ढालने के लिए मोदी ने क्या खुद को बदला है और किस हद तक बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। आजादी। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम पिछले 100 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री के कई सारे रूप नजर आए। कभी वो नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ के मंदिर में नजर आए, कभी वो जापान के अंदर ढोल बजाते नजर आए, ड्रम बजाते नजर आए, कभी बांसुरी बजाते नजर आए, कभी लाल किले की प्राचीर से अगले 10 साल तक देश में कोई भी सांप्रदायिक हिंसा ना होने की अपील करते नजर आए, तमाम विकास की बातें करते नजर आए। क्या बदल गए हैं मोदी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही करेंगे। इसे क्या नरेंद्र मोदी बदले हैं या उनको देखने का नजरिया बदला है, या फिर मीडिया ने उनको देखने का नजरिया बदला है? पहले क्या जिस तरह की उनकी एक ब्रांड बनी हुई थी, एक इमेज वो बनी हुई थी कि वो एक ऐसी शक्ति थे जो बहुत सारे वर्ग को एक साथ ला सकते थे, ध्रुवीकरण कर सकते थे, पोलराइजेशन फैक्टर माना जा रहा था। अब वो देश को रिप्रेजेंट जब बाहर कर रहे हैं तो उसका अंदाज काफी अलग है। आप कैसे देख रहे हैं पिछले 100 दिनों को और मोदी की इमेज को? देखिए, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को
चुनाव में जो सफलता मिली और सफलता के बाद में ये तय जब हो चुका कि अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मात्र शपथ लेने भर से दूर रह गए हैं, उसी दरमियान एक घोषणा हुई कि उनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर सार्क के लोग आएंगे। और उसमें सबको इस बात के लिए बड़ा एक अचंभा लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि अभी 2, 3, 4 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी जिस पाकिस्तान को ललकार रहे थे, घुसपैठ को लेकर के यूपीए सरकार को कोस रहे थे, जो ये कह रहे थे कि बराबर से जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा बांग्लादेश से वहाँ जो लोग आते हैं वो भेजे जाते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों में जो घुसपैठिए हैं उनको कह रहे थे चुनाव जीतते ही निकाल दिया जाएगा, वहाँ से जो हिंदू आए हैं उन्हें पूरे देश में बसाया जाएगा और धारा 370 पर बहस होगी। ये तमाम सारी चीजें उन्होंने कही। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देश और पाकिस्तान का आना, उसके बाद में लाल किले की प्राचीर से यह कहना कि तमाम सांप्रदायिकता के ऊपर, जातिवाद की राजनीति ऊपर 10 साल के लिए जो है एक मोरेटोरियम लगा दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बम बंदूक में बातचीत नहीं होती है। उसके बावजूद उन्होंने शपथ लेने के बाद 25 अगस्त को पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश कर दी, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा। मुझे लगता है कि ये बात अपनी जगह सच है, क्योंकि उन्होंने एक भाषण में ये भी बड़ी ईमानदारी से माना कि हम 4 साल काम करेंगे और 1 साल राजनीति करेंगे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ गया कि जो कुछ कहा था वो राजनीति का हिस्सा था, वो वोट लेने का तरीका था, वो लोगों को बताने का तरीका था। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लिहाजा मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने अपने जितने भी बेसिक इश्यूज और मुद्दे हैं विपुल, उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। उसकी प्रस्तुति दूसरे तरीके से की जा रही है, उसकी ब्रांडिंग अब दूसरे तरीके से की जा रही है। तो अब अगर वो जापान में जाकर के गीता देते हैं, उसका भी मैसेज है, और अगर वो लाल किले के भाषण देने के साथ साथ वो जय हिंद जो 3 बार बोला जाता है, उसके साथ भारत माता की जय भी बोलते हैं और वंदे मातरम भी कहते हैं, इसमें भी मैसेज है। और पार्लियामेंट के अंदर अगर उनका पहला भाषण होता है और उस भाषण में वो ये कहते हैं कि 1200 साल की गुलामी, अब तक हमारे देश में लोग 250 साल की गुलामी मानते थे अंग्रेजों की, लेकिन उसकी जो समय सीमा है वो 1200 साल पीछे गई है। अब उसके से ये संघ का, ये बीजेपी का या विश्व हिंदू परिषद का एक पुराना वो रहा है कि भारत में जो मुगल काल का पीरियड है उसको कभी हम लोगों ने गुलामी की तरह नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उसको भी कहा। ये सिंबलिज्म जो उन्होंने किए वो जीतने के बाद भी बरकरार हैं उनके। और जिस तरीके से वो नेपाल की यात्रा की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से वो आप जापान में एक कल्चरल जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक कल्चरल नेशनलिज्म का जो नारा रहा है, उसको भी लगातार वो उतने ही शिद्दत के साथ और स्ट्रांगली प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अब उनकी भाषा में शब्दों का सिलेक्शन बड़ा दूसरा तरीके से है। अब भाषा में गुस्सा नहीं है, अब भाषा में थोड़ा शालीनता है, सरलता है, संवाद की बात हो रही है। तो ये तमाम बदलाव प्रधानमंत्री बनने के बाद न सिर्फ पार्टी ने उनके लिए गढ़े हैं, बल्कि एक पूरी तरीके से उनकी एक नई ब्रांडिंग हो रही है। अब वो विश्व नेता की छवि गढ़ने में बात हो रही है, वो भारत के खोए हुए गौरव को दिलाने की बात हो रही है, भारत के मूल और परंपराओं और भारत की जो पहचान है उसको बनाने की बात हो रही है। ये बात अलग है कि इन तमाम चीजों के अंदर जो उनका कोर एजेंडा है उसमें वो कहीं पीछे नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि शब्द और अंदाज बदले हैं, मोदी नहीं बदले, सोच नहीं बदले। चलिए दुरानी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब सरकार बनने वाली थी, जब ये रिजल्ट आ गए, तभी कहा गया कि सरकार जो है कोई पार्टी नहीं चलाती है, उसके लिए विपक्ष का सहयोग जरूरी है। विपक्ष को साथ लेके चलने की बात लाल किले की बात की गई और तमाम लाल किले से भी इस बात का उल्लेख किया गया, पुरानी सरकारों का जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि जो विपक्ष के सहयोग के बिना ये बजट सत्र काफ़ी इतना फ्रूटफुल नहीं, इतना बेहतर नहीं होता। तो आपको लगता है कुछ बदले हैं मोदी, या आप भी पुष्पेंद्र जी की राह पर ही हैं, उनकी बातों से सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई मोदी जी में कोई बदलाव आया है, बल्कि ये हालात का कंपल्शन है। देखिए, जब आदमी रेस कोर्स में होता है और घोड़े दौड़ रहे होते हैं तो उसको लगता है कि मैं इसको दौड़ा रहा होता तो मैं जरूर आगे निकल जाता इससे, और मैं इसको ऐसे दौड़ाता और वैसे दौड़ाता। तो वो मोदी जी का हाल इलेक्शन से पहले वही था। उनकी कोशिश ये था, उनको लगता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब बेकार है, मैं इससे ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन ये कि जब आदमी वाकई घोड़े पर बैठता है तब उसे पता चलता है कि घोड़े को किस स्पीड पे चलाना है, घोड़े को कैसे दौड़ाना है, क्या करना है। तो ये सब कंपल्शन है जो उनको अपने आप को बदलना पड़ रहा है। और
जहाँ तक उनके बेसिक आइडियोलॉजी का संबंध है, जैसे अभी पुष्पिंदर जी ने कहा, वो कभी बदल नहीं सकती। वो आरएसएस की प्रोडक्ट हैं, शुरू से लेके आखिर तक वो आरएसएस की प्रोडक्ट ही रहेंगे। जो उनकी मानसिकता है वो बदल नहीं सकती। लाल किले पे उन्होंने बेशक कहा कि मैं सबको सारे 10 साल तक कम्युनल राइट होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ भगवत जी कुछ कहते हैं, अग्नि ये तो भगवत जी सरकार में तो है नहीं, सरकार में तो नहीं है, लेकिन बेसिस पावर सोर्स तो वही है उनका। पावर सोर्स तो आरएसएस ही है। बीजेपी के बस का इलेक्शन जीतना नहीं था, ये तो आरएसएस ने इलेक्शन के लिए सारा काम किया है। अभी फिर वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे। तो ये बिल्कुल करने और कतने में कितना फर्क है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं सारे मामले में, जो इस तरह का डिवाइसिव एजेंडा उनकी पार्टी के लोग मुल्क में फैला रहे हैं। दुरानी साहब आगे भी आपसे सवाल करेंगे, अभी अवनीदा और मिथिलेश जी से भी सवाल लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। जल्द लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घटना चक्र में आज जिस मुद्दे पे अभी हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा ये है, क्या सरकार बनने के बाद बदल गए हैं मोदी, क्या मोदी का व्यक्तित्व बदल गया है। अब तक जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें दो बातें निकल के आई हैं। पुष्पेंद्र जी का कहना है कि नहीं, उन्होंने अपने शब्द और अंदाज बदले हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी नहीं बदली है। वहीं अनीस दुर्रानी साहब कांग्रेस के जो हैं, उनका मानना ये है कि ना शब्द बदले हैं ना अंदाज। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें उन्हें अब यहाँ पर पहुँच करके इस बात का एहसास हो रहा है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो इतने आसान नहीं हैं। अब वो उस घोड़े पे बैठे हुए हैं जिसको बहुत दूर से देख रहे थे, तो अब शायद उसकी मजबूरी के चलते उनको इस तरीके से करना पड़ रहा है, इस तरीके से चलना पड़ रहा है। तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं सबके साथ। अपनी रॉयदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेता आरएसपी के रमेश चंद्र रतन जी अब हमारे साथ अभी जुड़े हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अनीस दुर्रानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। मिथिलेश यादव जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। पुष्पेंद्र कुलशेष जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश चंद्र जी आप अभी जुड़े हैं, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ये सवाल मेरा ये है आपसे, जो हम सबसे आज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उनकी सोच बदल गई है, उनका विजन क्या बदल गया है। एक समय मोदी को पोलराइज करने का फैक्टर माना जाता था, इस वजह से ही उनको आगे किया गया, लेकिन जिस तरीके से वो लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहते हैं कि 10 साल तक कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो, 125 करोड़ लोगों की बात, विपक्ष को साथ लेकर के चलने की बात, और तमाम जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि को रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके विजन, उनकी सोच में बदलाव आया है, या आपको लगता है पुष्पेंद्र जी की तरह कि उन्होंने शब्द बदले हैं लेकिन सोच वही है? रमेश जी। मोदी जी का न सोच बदली है न मोदी जी बदले हैं। लोगों ने क्योंकि मोदी जी की सोच और बदलाव को गुजरात के एक परिप्रेक्ष्य में देखा था और उसे एक विरोधी स्वरूप के रूप में उन्होंने जानने का प्रयास किया। मोदी जी का देश ने जाना, देश के जनमानस के दिलों पर उन्होंने राज किया, और आज बहुत ही आश्चर्य की बात कि सार्क देशों से चल करके आज जापान तक पहुंचे, तो आज आप एक बहुत गंभीरता से देखिएगा, इतना फुल्ली कॉन्फिडेंस। एक जोग्राफिकल सिस्टम भी अलग था, पॉलिटिकल भी अलग था, लैंग्वेज भी, मतलब हिंदी, हिंदुस्तान की हिंदी को लेकर के जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हर सब्जेक्ट पर बिल्कुल मिक्सअप होकर के एक भारत की एक कल्पना को जिस तरीके से संजोया है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ थे। और जिस तरीके से 100 दिन की बात जो कहते हैं, आज देश के आवाम पर एक जो पॉजिटिव जो सोच बनी है, हमारे विपक्षी लीडर्स भले ही उसकी टिप्पणियां करते रहे, लेकिन आवाम के दिलों पर और देश से बाहर जाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने का काम किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्रानी साहब कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि जिस तरीके से भागवत साहब बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर बयान देते हैं, उससे ये पता लगता है कि मोदी की सोच, प्रधानमंत्री की सोच नहीं बदली है, मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं।
देखिए, मजबूरी शब्द ये बिल्कुल गलत फहमी है दुर्रानी साहब का कहना। समरसता का भाव उस समय भी था। मोदी जी के शासन 12 साल के बाद कौन सा वहां सांप्रदायिक दंगा गुजरात में देखने को मिला है? दुर्रानी साहब को ये नजर आता है, लेकिन 1984 का नजर नहीं आता कि 1984 यहाँ तो खाली 1240 था गुजरात में, लेकिन 1984 में 3,000 एक ही मजहब के, सिख मजहब के लोग मरे थे। और उनको वहां भी जो पोजीशन देखें, वहां डे वन डे जो है आर्मी का जो है वहां एक जो डिलीवरी हुई थी, लेकिन यहाँ 1984 के इनको जो 4 दिन तक जो है आर्मी का कोई भी नाम नहीं था। वह 35,500 लोगों का प्रिवेंटिव एक्शन के लिए किया गया, और यहाँ कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं था। इनको 1984 नजर नहीं आता। लेकिन गुजरात की ये सारी चीजों को, सांप्रदाय का जो चोला पहने हुए जो कहने वाली बात थी, ये सारा चोला उतर गया है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो तब भी था, सांप्रदायिकता के भाव में अगर ऐसा होता तो 12 साल में जो देखने को मिलता, वो 12 साल में कहीं भी वहां का खलिया समाज का हर वर्ग का व्यक्ति बड़ी शान और शौकत के साथ और भाईचारे के साथ जीने का काम किया। दूसरी चीज, एक और भी महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि मोदी जी का घोषणा पत्र से लेकर के पार्लियामेंट की एंट्री तक, जो लोग कहते हैं कि घोषणा पत्र बदल गया, भाषा बदल गई, न घोषणा पत्र बदला न भाषा बदली, बल्कि जो घोषणा पत्र में दिया उसका एग्जीक्यूशन जो देखने को मिल रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और सार्क देशों से चल करके जो आज जिस तरीके से जो चाइना और पाकिस्तान की जो गुर्राने की जो तकनीक थी वो दुरुस्त होने का काम अपने आप अब चाइना कर रहे हैं कि हम इससे कम कीमत पे जो है उसको जो ट्रेन को देने के लिए, बुलेट प्रूफ ट्रेन को देने के तैयार है। तो ये जो सारी स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सामरिक स्थिति, सारी चीजों पर विदेश नीति, सारी चीजों पर जो एक छाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय छवि देश के लोगों के साथ जो आज हम नहीं कहते टीवी चैनल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से आप ट्रेस करके देख लीजिएगा, एक आम जनमानस में सारी चीज को महसूस करने लगे हैं कि वाकई जो 100 दिन का एजेंडा है वो आत्मविश्वास के साथ भरा है। अच्छे दिन की जो परिकल्पना थी वो निश्चित पूरी होगी। कई एक ऐसे कार्य हुए हैं जो लोगों के दिलों को छूने का काम किया है। चलिए, एक बात ये कि मैंने तो ये बात नहीं कही थी 1984 और उसकी बात, बुनियादी बात तो ये है कि लाल किले से वो कहते हैं मोदी जी कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम एक के बदले 100 करेंगे। ये करनी और कथनी में हमेशा बीजेपी में फर्क रहा है। और दूसरी बात यह कि जनता की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि क्या कहा है मोदी जी ने कि न खाएंगे न खाने देंगे। उन्होंने इतना महंगा कर दिया, ये जो बता रहे हैं, इतना महंगा कर दिया टमाटर, प्याज और आलू कि न कोई खा सकता है न खाने देंगे। वो तो अपनी सरकार में किसी को न खाएंगे न खाने देंगे। मुद्रास्फीति और आप जो महंगाई है, वो महंगाई की दर घटी है, विकास दर जो 4.6 छोड़े महाराज, मैं तो सब्जी की बात छोड़िएगा, नया जमाना याद करिए। मुद्दे पे चला जाते हैं, एक रिएक्शन पहले सबसे लेते हैं। अपनीता, आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, तमाम आपने नेताओं को, तमाम राजनेताओं को देखा है, आपसे जानना चाहेंगे मोदी की जो छवि है, क्या मीडिया द्वारा बनाई गई एक घटना की वजह से है, उनका स्वभाव ऐसा है, और क्या इस पद पर आने के बाद मोदी कोशिश कर रहे हैं जो उनकी एक छवि बन गई है उसको बदलने की, या उस छवि के साथ वो कंफर्टेबल हैं, उसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि चुनाव से पहले तमाम मीडिया वालों ने, चाहे सोशल मीडिया और हो, उनकी एक छवि देश की जनता के सामने, आवाम के सामने रखी थी, और उसी के दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बहुमत लेके आए। उस टाइम उन्होंने भी कुछ ऐसी शब्द व्यवहार किया, ऐसी शब्द की सामने रखा ताकि जनता भी उसमें थोड़ा सा जो है, और मीडिया की हाईलाइट भी की, आपने देखा होगा। तो इसमें उनका एक छवि जनमानस में या आम जनता के सामने, जो बात रमेश कह रहा है वो ठीक ही है। लेकिन कहीं पर जो उनकी जो आकांक्षा थी कि हमने प्रधानमंत्री बनना है, बनने के बाद ये जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, ये कुर्सी कहीं कहीं रोक लगाती है। जो बात हम बाहर कह सकते हैं वो बात हम अंदर वो कुर्सी में बैठ के नहीं कह सकते हैं। तो कुछ तो बदल इसमें होगी, ये बदल स्वाभाविक है। और शब्द की जो है, शब्द के भी थोड़ा सा बदल इसमें है। जैसा आपने उस टाइम की जो चर्चा की थी कि पिछले जितनी सारी सरकार है ये करेगा, महंगाई को रोक नहीं पाया, जीडीपी जो है कम बढ़ा नहीं पाया, ये बहुत सारे बात उस टाइम में उन्होंने कहा। आप लाल किले से जिस दिन भाषण दी, उन्होंने कहा कि पिछले जो सरकार है कुछ काम अच्छी की,
ये जो दोनों है तो थोड़ा बहुत इसमें फर्क होगा ही होगा। एक चीज एकदम जो बात वहां से कहा जा सकता है वहां से नहीं कह सकते। ऐसे सभी जानते हैं कि मोदी जी के साथ बीजेपी और आरएसएस के संपर्क है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कहा, जैसे आपने उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो, भाईचारा बना के रखे जी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 125 करोड़ की उन्होंने सबको रखने की बात की। अब देखो तो मतलब 10 साल से पहले उनकी 10 साल के पहले जब तक उन्होंने नहीं आए हैं तो कुछ सांप्रदायिक दंगाएं हुई है, बात सच्चाई है, हुई है, उनके वहाँ भी हो कहीं भी हो, उसकी बात नहीं जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश मैं कह रहा हूँ इसके बाद गुजरात के भी जो बात लगाए गए थे वो भी मैं मान के कह रहा हूँ कि शायद उनको भी अपने दिमाग में रख के कहा। लेकिन इसमें जो 125 करोड़ जनता की बात की, अब 125 करोड़ की जनता के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले 125 करोड़ की बात मैं कहूँगा कि भला ही वो जापान जाए और नेपाल जाए, कहीं जाए, जाके 2 बात बोल के आए हैं, वो कुछ अलग चीज़ है। मैं अंदर की बात जो है कि उन्होंने पहली बात जो कहा था कि महंगाई पर हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ की दाम कमी है, क्या बढ़ी है क्या नहीं है, जनता अभी भी परेशान है उसमें। और उनकी 100 दिन की सूची में ये भी प्राथमिकता थी कि हम महंगाई को रोक लगाएंगे, और उस पे ये 100 दिन के अंदर वो कर नहीं पाए। बड़ा ही जीडीपी की जो बात की है, वो जीडीपी जो जेटली ने भी कहा कि हमारे पिछले इसमें से लगभग 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, 5.7%, 5.7 तो ऐसे 1.5% के लगभग है। तो जीडीपी की जो है आंकड़े, ये हमें बहुत बार देखा है, आंकड़े के साथ बाजार जो है ये मिलती नहीं है। और अभी कुछ ऐसी जन बातें हैं कि लेकिन उनकी 100 दिन पूरी हुई है। मैं अभी इसको जो उन्होंने वादे किया है, जो कुछ है, इसकी नाप तो अगर 100 दिन के अंदर कर लें तो शायद उसमें थोड़ा सा गलती होगा। और राजनीतिक तौर से अगर कहें तो हम तो गलतियां ही देखेंगे, उनकी आगे पीछे क्या होगा नहीं होगा, पूरे चीज क्या है, दाएं बाएं क्या है, बाहर के साथ क्या है, ये पूरे चीज को उनको समझने में अभी तक मैं समझता हूँ टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन सोच जो है, शब्द बदल हुई है, थोड़ा बहुत ये होगा ही, इसमें कोई नहीं है, लेकिन सोच की बात जो हो रही है, सोच बदली नहीं, बदलेगी नहीं। अगर वो सोच के साथ उन्होंने, आज की बात नहीं है, जितने दिन आरएसएस के साथ है, जितने दिन ये सोच की वहां से जो इंजेक्ट किया हुआ है, ये तो उनके मन में होगा, ये तो कोई बदल नहीं पाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता भी उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिमों को लेकर के कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात, उसके बाद से बजट के अंदर भी अलग से एलोकेशन मदरसों के किए गए। तो ये जो घोषणा पत्र रखा गया, ये जो प्रोमिसेस किए गए, जो तमाम बीजेपी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जो प्रोमिसेस वादे किए गए थे उस दिशा में की तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सही दिशा का मतलब तो सोच ही है ना जी। मैं तो बोला सोच तो उनको वहां जाएगा, शब्द की बदल हो सकता है, उनकी कामकाज में कुछ बदल हो सकता है। जैसा उस टाइम आपने देखा होगा कहीं भी किया, जिस ढंग के भाषण देते थे, आज पार्लियामेंट ने कहा कि उतने ढंग से भाषण नहीं हो रहे। उन्होंने यह राजनीतिक मंदिर की बात किया है, उन्होंने ये भी कहा कि सबको लेके चलना है। घटना चक्र में ये है कि सबको जो लेके चलेंगे, अब उसमें देखो सब है कहाँ, विरोधी पक्ष बहुत ही कम है, और विरोधी पक्ष कम होने के साथ ही कि विरोधी नेता अपोजिशन की कोई लीडर नहीं बन सकते है। हालात इस जगह है, कौन मांग रहा कौन नहीं मांग रहा वो दूसरी बात है, लेकिन हालात इस जगह है। तो सबको लेके चलने की जो बात की है, मेरे ख्याल अभी तक वो सबको लेके नहीं चल रहा है, सबको लेके नहीं चल रहा है। दूसरी बात, एक बात इसके साथ है कि उनके अपने दल की और शायद आरएसएस का जुड़े हुए जितने सारे हैं, इनको भी साथ अभी तक लेके नहीं चल रहा है। क्यों ना, सरकार मोदी की सरकार है, अभी भी मोदी जी की सरकार है, भला ही भारत के प्रधानमंत्री वो हो, लेकिन सरकार जो है वो मोदी जी की है। जैसा डायरेक्शन दे रहा है ऐसे डायरेक्शन से काम हो रहा है। चलिए, और उसके साथ साथ उनकी जितनी सारी बातें हैं ये सब फॉलो नहीं कर रही है। चलिए जरा एक मिथिलेश जी से एक रिएक्शन लेते हैं। मिथिलेश जी, आपने अपना जो गठबंधन था इतना पुराना, वो इसी वजह से तोड़ा
सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, और जो भी उनकी छवि थी उसकी वजह से आपने गठबंधन तोड़ा। उसका खामियाजा, उसका नुकसान भी आपको बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में झेलना पड़ा लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आप उपचुनाव के दौरान किस तरीके से जिस पार्टी के विरोध में आप आए, जिस सोच के विरोध में आपका उदय हुआ था, आप उसी के साथ चले गए। अब जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री को काम करते देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों को सोच रहे हैं, आपको अफसोस होता है क्या इस बात का कि शायद हमें साथ में रहना चाहिए था, शायद वो निर्णय हमारा सही नहीं था, और जो एक मीडिया ने इमेज बनाई थी वो सही नहीं थी? देखिए, जो लीडरशिप होती है जी, जो नेता होता है जी, वो पिछलग्गू नहीं होता है, जी, समझे ना, उसकी जी। लीडरशिप होती है। जिस मुद्दे पर उन्होंने स्टैंड लिया था कि भाई मोदी जी को हम बिहार में प्रचार प्रसार नहीं करने देंगे, जी, तो वास्तव में मोदी जी नहीं गए थे। जी, फिर भी गठबंधन सरकारें थी जी, और वहां 32 सीट मिला था, चाहे पार्लियामेंट्री चुनाव में। जी, मोदी जी गए, फिर भी वहां पर जो है गठबंधन की सरकार में 31 सीटें मिली। जी, तो आप देखें, माइनस मोदी बिहार में नीतीश जी की जो कार्यशैली थी, जी, वो कार्यशैली पर अपना मतलब कार्य कर रहे थे। और रह गई बात कि इनकी कार्यशैली से कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रभावित थे। इनकी जो सेकुलर छवि और कॉमनल छवि, जी, आप देखें, देश किसी एक का नहीं है। जी, आज मोदी जी गए, जी, बहुत सारे मंदिर में गए, जी, आपने देखा, जी, लेकिन किसी मस्जिद में नहीं गए जी, और किसी गिरजाघर में नहीं गए। जी, क्या इस देश में कॉमनल फोर्सेज, सेकुलर फोर्सेज लोग नहीं है? क्या मुसलमान इस देश में नहीं है? क्या क्रिश्चियन इस देश में नहीं है? हम अपने अंग को जोड़ के चल सकते हैं। अगर हाथ काट दें या पैर काट दें तो निश्चित रूप से हम विकलांग होके चलेंगे। इसलिए मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे, जब तक हम पूर्ण रूपेण सभी समाज को हम एक रूपता नहीं दे सकते। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री, एक थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन है। आपने कहा कि वो किसी मस्जिद में क्यों नहीं गए, किसी गिरजाघर में नहीं गए, क्यों? ये इस पर तमाम बहुत लंबे समय से बहस चल रही है कि क्या सम्मान देने के लिए एक सिंबॉलिज्म का होना जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति की किसी धर्म विशेष में आस्था है तो क्या दूसरे की इज्जत करना सेकुलरिज्म है या फिर उस प्रतीकात्मक रूप में उसको दिखाना सेकुलरिज्म है? इस पर हमेशा विवाद होता रहा है। तो अगर मोदी नहीं भी जा रहे हैं और बाकी चीज़ों का, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं ना टोपी पहनूंगा लेकिन टोपी उतरने भी नहीं दूंगा, वो मेरे लिए वो है, तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सेकुलरिज्म की परिभाषा निर्धारित कैसे की जाएगी? नहीं, निर्धारित नहीं जी। आप देखें जी, अरे भाई चंदन लगा रहा है जी, तो टोपी भी पहनना पड़ेगा जी। जब इस समाज एक लाइन लिखा हुआ है, धर्म निरपेक्ष, आप इन बातों को समझ करके जब तक आप नहीं चलेंगे, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर इस देश में प्रधानमंत्री आप नहीं हो सकते। आप हो सकता है कि किसी वर्ग का विशेष विकास करा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए सभी को जोड़ करके, अगर मंदिर में जा रहे हैं तो मस्जिद में जाना पड़ेगा, और मस्जिद में जा रहे हैं तो गिरजाघर में भी जाना पड़ेगा। अगर जा रहे हैं तो, और अगर नहीं जाते हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ देख करके चलते हैं, दूसरे तरफ नहीं देखते हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है और ये बदलना पड़ेगा। दुरानी साहब, क्या मस्जिद में जाने से क्या आप? विपुल जी एक मिनट, क्योंकि मिथिलेश जी का एक मिनट, मेरे ख्याल से मिथिलेश जी कहीं कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास हो, चूंकि अब लालू जी और एक ही है नीतीश जी, किसी मस्जिद में जाते हुए नमाज अदा करते हुए अगर कोई एग्जाम्पल अगर हो तो फिर टीवी चैनल के सामने आप भी बोल दीजिएगा। कोई मस्जिद में किसी में नीतीश जी या लालू जी इबादत के लिए मस्जिद में नमाज अदा करने गए हैं क्या? इस सवाल इबादत करने का है, इबादत करने की सवाल नहीं है, ये सवाल इबादत करने का है, इबादत करने की बात सम्मान करने का है, सम्मान करने का। विपुल जी ने भी कहा कि सम्मान करना सम्मान नहीं होता, ऐसे सम्मान हर मजहब का। प्यार जब होता है तो प्यार को दिखाया भी जाता है, ऐसा है, बगैर दिखाए प्यार नहीं माना जाता। बजट में देखा नहीं आपने,
बजट में देखा नहीं है। बजट में क्या सबसे देखा बड़ा जनाब? प्यार है। और एक और भी आप छोड़ दीजिएगा, 1.25 करोड़ का देश चलेगा, उसमें कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। 1.25 करोड़ देश चलने का मतलब ये है हर धर्म का व्यक्ति चलेगा, हर मजहब का व्यक्ति चलेगा। ठीक है, वो तो चलेगा, ना बनाइएगा। अब कल तो को ये चलेगा, कह दीजिएगा हिंदू धर्म बुद्धिस्ट उसमें क्यों चलेगा? या तो इस देश को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, जो आपका एजेंडा है। अगर देश सेकुलर है तो सेकुलर होने के नाते इसमें सबके मन को कुछ कहना चाह रहे हैं, पुष्पेंद्र के पास चलते जी कि हम सेकुलर सेकुलर करके बोलते हैं, चिल्लाते हैं जी। सेकुलर के क्या मतलब है कि हम दूसरे धर्म को प्रति सम्मान दिखाएं। बिल्कुल, सम्मान दिखाने का मतलब मस्जिद या गिरजा में जाने का नहीं है। हमारे देश की ये परंपरा है, और खास करके मोदी जो कर रहे हैं, मोदी जी ने पहले भी कहा था कि मैं हिंदू हूं, ये बात तो भूलने की नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि मैं हिंदू हूं, तो हम हिंदू होने के बाद गिरजा में ये मस्जिद में जाना, ये गिरजा में जाना हम जा सकते हैं, ये दिखावट हो सकता है। हमारे देश के राष्ट्रपति वो वैष्णो देवी जा सकता है, तिरुपति जा सकता है, उसमें जा सकता है, वो तो है। अब बनने के बाद कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जो है धर्म जो है वो अपनी मन की बात है। आप वहीं पर कहीं भी किसी की धर्म पर आप आघात नहीं करोगे। बिल्कुल, हर धर्म के साथ आप समान सम्मान दिखाओगे, हर धर्म के काम पर कहीं रोक लगाओगे नहीं लगाओगे। ये सारे चीज को जो है इसको देखना चाहिए। सांप्रदायिक जो लड़ाई है ये भी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजों को देखने की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मोदी जी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सेकुलर की बात जब होता है, सेकुलर के मतलब हमने किया, मैं बताऊं कि मैं तो हिंदू धर्म के होने के बाद हमने कैसे वहां जाकर नमाज पढ़ूं, तो तरीका हमको मालूम नहीं है, क्या बोलना है हमको मालूम नहीं है, क्या दुआ मांगना। एक बात सुन लीजिए, मैं चाहे कहीं भी हो, अगर हम वहां जाते हैं हम ज्यादा सम्मान दिखाते हैं कि असम्मान करते हैं। हाँ, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, ये जैसा मजाक जैसे भी हो सकता है। इसीलिए मेरा कहना है, मेरा बात थोड़ा कड़वा लगेगा, इसीलिए कि सेकुलर कहना जितना आसान है और सेकुलर बनना उतना आसान नहीं। दुर्न साहब आप कुछ बोले थे पुष्पेंद्र के पास, खाली ये चैप्टर क्लोज करोगे, ये चैप्टर क्लोज करोगे कि नहीं? नहीं, बस हो रहा है सर। नहीं, मोदी जी केवल हिंदू नहीं है, मोदी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो भी हिंदू रहे हैं। नहीं बोला पंडित, नहीं, मैं आपकी बात मैंने खाली यही कहा कि मोदी जी होने के पहले उन्होंने ये शब्द यूज किया था। बाकी कौन क्या है नहीं है, मैंने उसमें पुराने बहस में नहीं किया किसी के सामने में। मैंने दोनों की, हमारे देश के दो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। केवल मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रानी साहब आप बताइए, लेकिन तीन बातों को हमें भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था एक गिलास दिखा के कि इसमें आधा पानी है आधा हवा है, तो उनकी बात की आधा सच्चाई है आधा हवा है, तो कुछ तो फर्क होगा। चले इसको बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ। चले, और जापान गए, जापान से उन्होंने जितने सारे वादे किया है, लेकिन आखिर में चाय पॉइंट करके चले आए, उसके साथ जाम ढोल बजाया, तो पता नहीं उन्होंने इसके साथ क्या दिखाया, इसकी व्याख्या क्या करेंगे कि मोदी अपनी ढोल अपने पीट के आया। अपने ढोल पीट के आया। चले पुष्पेंद्र जी, क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद कांग्रेस पे जाएंगे। कांग्रेस वाले टॉपिक देखिए, बेसिक बात यह है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि जब तक वो मोदी को अपना दुश्मन न बनाए तो उनका सर्वाइवल नहीं होगा, और उसके दुश्मन बनाने के लिए हमारे पड़ोस में जो मिथिलेश जी हैं, उन्हें मुसलमानों की याद आ गई इत्तेफाक से। वो कहते हैं मस्जिद भी जाएगा, मुसलमान भी जरूरी है, फिर कोई सरदार भी आएगा, फिर कोई जैन भी आएगा। लेकिन हामिद अंसारी देश के वाइस प्रेसिडेंट है, कितनी बार मंदिरों में घंटी बजाने गए थे। मुसलमान इस देश में हर हफ्ते हर जुमे को नमाज पढ़ने जाते हैं, हर हफ्ते को फिर साथ साथ उनको मंत्रियों को क्या कहते हैं मंदिरों में भी जाना चाहिए। तो ये जो सिंबोलिज्म 30-40 साल से जो फ्रॉड चल रहा है सेकुलरिज्म का, ये टूटा है तो ये बर्दाश्त नहीं है। और नीतीश जी ने कहा टोपी भी लगानी पड़ेगी, तिलक भी लगाना पड़ेगा, फिर टोपी भी लगा ली, तिलक भी लगा लिया, 4 आ गए और 20 साल पुराने दुश्मन से गले मिल रहे हैं। तो इनकी राजनीति इनको मुबारक। नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति की है, अब नरेंद्र मोदी उस राजनीति पे सत्ता पे बैठे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं अब भी गलत है, तो भाई गलत कौन था ये देश ने बता दिया। दूसरी बात मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के 100 दिन में आप पिछले
65 साल की चीजों को नहीं कंपेयर कर सकते। अब अगर इस देश में प्रधानमंत्री 9 बजे ऑफिस में पहुंच रहा है तो मंत्री 9 बजे ऑफिस में पहुंच रहे हैं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि फाइलें किसी के पास नहीं टिकनी चाहिए तो नहीं होगा, वो ई गवर्नेंस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो हम किसी भी अच्छी बात को न देखें, बस हमको ये लगेगा कि योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे इसलिए मौजूद हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर क्योंकि आजम खां मौजूद है, क्योंकि असदुद्दीन मौजूद है, क्योंकि अकबरुद्दीन मौजूद है, क्योंकि अजलम मौजूद है, क्योंकि अभी आजू मौजूद है, क्योंकि अहमद बुखारी मौजूद है। अगर ये लोग रहेंगे, इनकी फिरका परस्ती रहेगी, इनकी फिरका परस्ती के ऊपर धर्मनिरपेक्षता की चादर रहेगी, तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी इस समाज में रहेंगे। लिहाजा मोदी ने अपनी पॉलिसी में एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सरकार कोई बात नहीं ऐसी कही है। अगर आप कह रहे थे कि एक हाथ में कुरान शरीफ एक हाथ में कंप्यूटर, तो जो इंटरिम बजट में एलोकेशन हुआ है वो उनका पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि पहले शौचालय बाद में देवालय, तो मैं समझता हूं टॉयलेट की बात उन्होंने लाल किले से भी कही है। तो मेरा फिर कहना यह है कि नरेंद्र मोदी को जो लोग एक चश्मे से देखना चाहते हैं वो देखें, वो आजाद है। कोई एलओपी पे लड़ रहा है, कोई 20 साल पुराना दोस्त हो रहा है, कोई जानी दुश्मन कम्युनिस्ट को दोस्त में गले लगा रहा है। तो ये तमाम चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं? अगर आपकी राजनीति और आपकी विशेषताएं और आपकी परिभाषा राजनीति की ठीक थी तो मेरा मानना है कि न नरेंद्र मोदी बदले हैं, न उनकी सोच बदली है, न उनका एजेंडा बदला है। और उनका जो एजेंडा लोगों को समझ में आता है वो समझे, लेकिन उनका एजेंडा हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है, वो उस पर आगे अग्रसर है। चले फिलहाल इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो सार निकला इस टॉपिक का, ज्यादातर जो हमारे पैनलिस्ट है, बल्कि सभी पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं, वो चाहे उनके लिए सकारात्मक हो, कुछ लोग नकारात्मक ले रहे हैं, कि मोदी की छवि, मोदी के शब्द बदले हैं, मोदी की सोच नहीं बदली है, मोदी का विजन नहीं बदला है। अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल तमाम पैनलिस्ट, जो हमारे सभी पैनलिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि जिस सोच के साथ वो आगे पहले चल रहे थे उसी सोच के साथ अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस की। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज का दूसरा एजेंडा भी आपको बता दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी के तमाम विरोधी और समर्थक अब आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पंजाब भवन में 16 सचिवों की टीम ने आज बैठक की है और इसमें खासतौर पे इस मुद्दे पे बातचीत की गई कि जिस तरीके से लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उसके बाद से तमाम सवाल जो राहुल गांधी पर उठ रहे हैं, सोनिया गांधी पर उठ रहे हैं, इसको लेकर के कहा गया है कि जो तमाम अनुशासनहीनता के काम हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। इस पर हम बातचीत करते हैं। भविष्य क्या है राहुल गांधी का, कांग्रेस का? क्या गांधी फैमिली के अलावा भी कांग्रेस का कोई भविष्य हो सकता है? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अपनी रॉय साहब जी हैं, नेता आरएसपी के, रमेश चंद्र रतन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, अनीस दुर्रानी साहब कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, मिथिलेश यादव जी हैं, नेता जेडीयू के, और पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल दुर्रानी साहब, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़ा मसला है, या तो आपसे शुरुआत करें या फिर आपसे आखिरी में सवाल पूछना होगा, लेकिन मैं शुरुआत पहले आपसे कर लेना चाहता हूँ, आखिरी में क्लोजिंग रिमार्क आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद खुल करके तमाम बड़े बड़े नेता, छोटे स्तर से लेकर बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर के तमाम सवाल या निशान उठाए हैं, चाहे राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर के, राहुल गांधी के ना बोलने को लेकर के, दिग्विजय सिंह तक ने कहा कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए, कम से कम संसद में तो बोलना चाहिए। तमाम लोगों ने ये जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए कि प्रियंका गांधी लाओ, राहुल गांधी को वापस भेजो, फिर उसके बाद पोस्टर लगाए गए कि राहुल गांधी काम करेंगे, प्रियंका गांधी घर में काम करें। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही कांग्रेस के अंदर, खासतौर से गांधी फैमिली के खिलाफ, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इसे? देखिए, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है। आमतौर पर जब तमाम लोगों को निकाल भी दिया, आप कह रहे हैं गंभीर बात, कोई पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जब हार जब हो जाती है पार्टी की जी, तो उसके बाद यकीनन थोड़ा सा मंथन होता है और लोग अपने अपने विचार लोगते हैं जी। लेकिन ऐसा कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। अभी हमारी एंथोनी कमेटी बैठाई गई थी, उसने भी इसका एनालिसिस किया है, और हमारी यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक
नागपुर से कोई ऑर्डर आ जाए कि ऐसा कर लो, एक सिस्टम है हमारे यहाँ, हम उसके हिसाब से चलते हैं। अगर आपके और लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी है, ठीक है। आज सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है, उसमें एक चर्चा वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि किसी ने डायरेक्ट आरोप लगाया हो। एक आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो आडवाणी के नेतृत्व में जब बीजेपी हार गई, आडवाणी को पीएम पद नहीं का नेता नहीं बनाया गया, क्यों नहीं गांधी फैमिली के अलावा कोई विकल्प सामने रखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर? अभी क्या कौन सा इलेक्शन सर के ऊपर है जो विकल्प रखने की बात आ रही है? यूपी में कहा जा रहा है राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार करने ही नहीं जाएंगे। नहीं, ये बाई इलेक्शंस के अंदर बाई इलेक्शंस की बात हुई है, बाई इलेक्शंस में कभी नहीं गए, न कभी मिसेस गांधी चुनाव में गई हैं, न कभी राहुल गांधी गए। राहुल गांधी में नहीं जाते। राहुल गांधी का भविष्य कांग्रेस में कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल ब्राइट है, और हार जीत डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हार गए, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी हमारे प्रचार में, हमारे अपने जो करनी थी हमारी उसको जनता तक पहुंचाने में। अगर आगे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, हार जीत लगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट, समय कम है। अगर जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं तमाम राज्यों के अंदर, जो भी 2-3-4 जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में, अगर वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिलती है तो क्या राहुल गांधी को हटाया जाएगा? या ये हाइपोथेटिकल बात है कि सफलता नहीं मिलती है। सफलता तो बिल्कुल मिलनी है। नहीं, अगर नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है, देखिएगा कब अभी तय होगा कि राहुल गांधी है। अभी जो 18 बाई इलेक्शन हुए थे, बीजेपी को सिर्फ 7 मिले, बाकी दूसरी पार्टियों को। मैं कह रहा हूं अगर सफलता नहीं मिलती, अगर का तो कोई सवाल ही नहीं, मिल रही है सफलता, डेफिनेट मिलेगी सफलता। नहीं, अगर पे आप जवाब नहीं देंगे, हाइपोथेटिकल पे जवाब, हाइपोथेटिकल है इसमें। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब इस समय की जो स्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही है कि अब जितने भी लोग बयान देंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। क्या भविष्य आप देख रहे हैं राहुल गांधी का कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी के ऊपर सवाल पहली बार नहीं उठा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी वो लगातार ये कहते रहे कि चुनाव जीतना मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है, मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं। और कोई 200, मैं समझता हूं उन्होंने मीटिंग की थी हवाई जहाज से, और उस सब के बावजूद भी जब टिकट की बारी आई तो उत्तर प्रदेश में 400 से ऊपर ज्यादा सीटों के बावजूद भी राहुल गांधी ने 160 सीटें बाहर के लोगों को दी। पंजाब में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, और अभी हाल में जो हमारे दुर्रानी साहब कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी जो कि अंतरराष्ट्रीय आदमी ने बनाई थी, एक राष्ट्रीय पार्टी, और उस पार्टी की बिहार में स्थिति ये थी कि वहां की जो 2 क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने 10 में से 2 सीटें लड़ने के लिए दी, और उस पे एक मुसलमान खड़ा किया सेकुलरिज्म के चलते और एक हिंदू खड़ा किया, और 10 में से उनकी 1 सीट आई है। और अभी जो बिहार में इन्होंने कहा कि हम इसलिए गठबंधन कर रहे हैं कि हमें सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि बिहार में सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सेकुलर ताकतों को एकजुट करने का कहीं कोई फंडा नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पे पहली बार सवाल नहीं हुआ है। मिलन देरा से लेकर सिंधिया, और सिंधिया के बाद प्रिया दत्त, और उसके बाद आपको पता होगा कि केरल के एक मुसलमान नेता मुस्तफा साहब ने जब यह कहा कि राहुल गांधी जोकर हैं, तो दूसरे ही दिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और उससे आगे बढ़े राजस्थान के एक नेता, उन्होंने कहा ये जोकर ही नहीं जोकरों के नेता हैं, तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी की शैली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो किसी चीज का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बोल पाते नहीं हैं, गलती से कभी कभी संसद के वेल में माताजी से पूछ के कूद पड़ते हैं, तो बाहर आके कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। और जिस मुद्दे पे वो बोलना चाहते थे, पार्लियामेंट के अंदर उस सांप्रदायिकता के ऊपर बहस हुई, राहुल गांधी सिर्फ बेंच पे लेटे नजर आए, कहीं बोलते नजर नहीं आए। उन्होंने हेड ऑन लीड क्यों नहीं ली? इसलिए जो आज उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि साहब ये कारण है, AK एंटोनी कमेटी तो पहले भी बनी थी। चलिए, बहुत समय बहुत बिल्कुल समाप्त हो गया। बहुत छोटा रिएक्शन सबसे लेता हूं। अमिता, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, नेतृत्व को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, लोग नेतृत्व में परिवर्तन चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा के लिए जरूरी है कि कोई नया नेता हो। बहुत लोग प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं जो इस समय मौजूदा स्थिति है? देखिए, कांग्रेस की बात यहाँ है, इतने दिन से सरकार में था, और सरकार में अभी ऐसी जगह पहुंची कि सरकार में तो है ही नहीं, बल्कि विरोधी दल का नेता इसके भी रूप से नहीं है। और यहाँ का इतनी डेमोक्रेसी की बात कहने के बावजूद हमें प्रेसिडेंट के लिए हमें उसी फैमिली से चुनना पड़ता है जो आके हमको बचा सकता है। क्यों ना हमारे अंदर, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है
हाँ, अपनी अंदर जितना शत्रु है शायद बाहर इतना नहीं है। बिल्कुल। और यही एक कारण है जिसके लिए अभी सब चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब सोनिया गांधी ने कहा था कि ये वोट की हार हमारी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तब सभी ने कहा नहीं 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 नहीं। अब जब वो होता है, पास होता है, तब हाईकमांड जो पास की। अब ये हाईकमांड वाली बात जहाँ रह जाएगी, डेमोक्रेसी वहाँ नहीं रह सकती है। और डेमोक्रेसी अगर नहीं रहेगी तो बाहर के कोई नेता वहाँ पर चुने नहीं जा सकते हैं जो दल को बचाने के लिए। अभी सबसे बड़ी चीज है कि दल बचेगी या हम नेता को बचाएंगे, ये जगह की सोच होनी चाहिए और दल को उसी ढंग से बढ़ाना चाहिए। सोनिया जी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट इसके पहले उन्होंने विपक्ष की थी, लेकिन मैं ये कहना है कि खाड़गे जी को मना दिया और ये दोनों पीछे आ गए। ये सही संकेत, ये सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेसियों का सवाल उठता है। दल बचेगा या नेता, बहुत अच्छा सवाल उठाया। बस हाँ या ना में जवाब दीजिए और ना बताइए, दल बचेगा या नेता। मिथिलेश जी। देखिए, कांग्रेस की जो नेतृत्व जो होना चाहिए जी, वो वास्तविक में अभी नहीं हो पा रही जी। आपकी तो सर सहयोगी दल है जी। और हम कहेंगे जी कि राहुल जी को जितना प्रखर होकर के आगे आना चाहिए था, जैसे अभी सुलभ शौचालय की बात हो रही है जी, करीब करीब 30,000 सुलभ शौचालय कांग्रेस ने बनाया जी, लेकिन उसका कोई प्रचार नहीं। अरे भाई, कोई तो नेतृत्व करता। दल बचेगा या नेता बचेगा, ये सवाल है मेरा। बस हाँ, नहीं, दल बचेगा और नेता भी बचेगा। चलिए ठीक है। रमेश जी, आपसे आखिरी कमेंट, बहुत संक्षेप में, समय समाप्त हो गया। नारा था मोदी जी का, विकास युक्त कांग्रेस मुक्त देश बने जी, और ये निश्चित है कि 2014 के मैंडेट ने साबित कर दिया जी कि अब लोगों को जो है कांग्रेस मुक्त देश चाहिए जी। और इंटरनल जहां तक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दुर्राजनी जी ने बिल्कुल हकीकत बोल दिया। फैमिली का इंटरनल डेमोक्रेटिक है, माँ बने या बेटा, बाकी इनके कुनबे में न तो पहले कोई था ना आज है। ये तो सिमट करके आ गए यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीदा आपका भी, रमेश जी आपका भी, अनीस दुरानी साहब आपका भी, मिथिलेश जी आपका भी, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अभी सवाल अवनीदा ने बहुत अच्छा उठाया है। जो क्रक्स निकला है वो ये कि क्या दल बचेगा या नेता, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जो पहले भी हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि तमाम लोगों का ये कहना है कि एक वक्त था जब कांग्रेस संकट में होती थी तो गांधी फैमिली की तरफ देखा जाता था, और अब वक्त ऐसा आया है कि गांधी फैमिली पहली बार कांग्रेस की तरफ देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस में कुछ इस तरह का बदलाव हो कि पार्टी रिवाइव हो सके। फिलहाल इस घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।